नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इंडक्टर की क्लास अपन ने देखी थी और आज उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। यानी इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब पर अपन को न्यूमेरिकल किस तरह के देखने को मिलेंगे, क्या क्या सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, एक एक करके सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ ज़रा शुरू करते हैं। फॉर्मूले आपको याद रखने, मैं बताऊंगा आपको। एक फॉर्मूले पर मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके दो सवाल करवाए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखो आज का हमारा क्या कहता है कि 100 टर्न की एक कॉइल को 2 एम्पियर की धारा देने पर वो 10 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करती है। बताइए इसका इंडक्टेंस कितना है। देखो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और L बराबर N/φ/I, ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था। याद आ गया होगा ना सबको? नहीं याद आया तो अब ध्यान रखना। देखो टर्न है उसमें 10 वेबर का वो फ्लक्स उत्पन्न करती है, 2 एम्पियर का करंट देते हैं, उसका इंडक्टेंस आ गया 500 हेनरी। बताओ बात समझ में आई क्या? साधारण सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं था, है ना। आ जाओ सेकंड सवाल पर। कॉइल में धारा परिवर्तन की दर 5 एम्पियर प्रति सेकंड है, यानी di/dt हमें निकाल कर दे दिया। धारा के मान में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय को जब हल करते हैं तो वो 5 एम्पियर प्रति सेकंड आया। इसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है। इंड्यूस ईएमएफ की गणना करो। देखो इंड्यूस ईएमएफ गणना करने के लिए फॉर्मूला था L/di/dt, यानी धारा के मान में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ये धारा परिवर्तन की दर कहलाती है, जो हमें स्पष्ट दी हुई है। देखो इंडक्टेंस दिया 10 हेनरी और धारा परिवर्तन की दर है 5, तो उत्तर आ जाएगा 50 वोल्ट। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, साधारण सा ही था। 2 सवाल हो गए अपने। तीसरा सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान टेक्निकल एल्बर में आया था पिछली बार, बहुत कुछ सिखाएगा सवाल। क्या कहता है? L1 4 मिली हेनरी, L2 9 मिली हेनरी, दोनों के बीच कपलिंग गुणांक का मान 0.5 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की गणना करो। देखो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला था K√L1/L2, है ना। फॉर्मूले में मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। वैल्यू हमें स्पष्ट दी हुई है ना। कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0.5 है और L1 और L2 का मान देखो ये रहा, 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी दिया हुआ है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा और 36 का रूट जब आप निकालोगे तो वो आएगा 6। तो 6 × 0.5 करना है आपको और 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा 3 मिली हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना है? 3 मिली हेनरी। बताओ बात समझ में आई क्या? सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इजी सवाल भी है। अब इसी क्वेश्चन से देखो, आपसे कपलिंग कोफिशिएंट का मान भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो ध्यान रखना। कपलिंग कोफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में L1/L2 का अंडर निकाल करके भाग दे दो। कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू भी आ सकती है और कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू के बारे में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हुई है। 0, इकाई, 0.5 से अधिक, 0.5 से कम। उम्मीद करूंगा कि सभी को वो चारों वैल्यू याद होगी, है ना। आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वही ध्यान रखा करो, है ना। देखो 3 सवाल हो गए, ठीक है। चौथे सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कॉइल का इंडक्टेंस 4 हेनरी है और 4 एम्पियर की धारा देंगे तो इसमें स्टोरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की गणना करो। देखो कॉइल में स्टोरेज एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है ½ Li², ठीक है, 1/2 L/I²। तो 1/2 इंडक्टेंस का मान देखो 4 हेनरी दिया हुआ है, धारा का मान आपको 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो 4 × 4, है ना। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर कितना आएगा भाई? 32 जूल ऊर्जा, है ना। तो एनर्जी आपको जूल में लिखनी होती है, उत्तर आ जाएगा अपना 32 जूल। चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल देखो, ये अलग है थोड़ा सा। क्या कहता है अपन से कि एक कॉइल में स्टोरेज एनर्जी दोगुनी हो गई। बताइए इसकी धारा के मान में कितनी वृद्धि हुई? ऊपर वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। एनर्जी दोगुनी हो गई, धारा के मान में कितनी वृद्धि हुई? मान लिया करो किसी भी टाइम में, फॉर्मूला सेम रहेगा। माना कि किसी समय ऊर्जा 1 थी, ठीक है ना। 0.5 × इंडक्टेंस भी 1 था मान लीजिए उस समय, ठीक है। तो अब आप इस समय की धारा ज्ञात कर लो, है ना। इस समय की जब आप करंट आप कैलकुलेट करेंगे, एक जूल मान करके आप चल रहे हैं, तो देखो 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ही आएगा, यानी 1/0.5 हो गया। इसको जब आप हल करेंगे तो 2 आएगा और ये I² था, है ना। तो I से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आपका
यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का मान कितना होता है 1.414, यानी इस समय धारा कितनी आई 1.414। बताओ बात समझ में आई क्या? अब क्या करना है, वो कह रहा है स्टोरेज ऊर्जा दोगुनी हो गई, जो 1 जूल था वो ऊर्जा कितनी हो गई 2 बराबर 0.5 इंटू इंडक्टेंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो कह रहा है अब बताओ नई धारा कितनी है। वही बात है, 1 को 0.5 से करोगे तो 0.5 ही आएगा, यानी 2/0.5 हो जाएगा। 2/0.5 को हल करोगे तो 4 आया, और 4 का √2 कितना आएगा 2। बात सीधी सी है, देखो भाई पहले 1.4144 था, अब कितना हो गया 2। इसकी जब आप प्रतिशत में वृद्धि निकाल करके देखते हैं ना, तो ये वृद्धि आपकी 1.414 की ही आती है। तो वृद्धि कितनी हो गई 41.4% की वृद्धि हो गई। सिंपल सा सवाल है, क्या करना है 2 - 1.414 बटे 1.414, ठीक है, इंटू 100 करना, उत्तर आ जाएगा 41.4% का। ठीक है, तो ये हुई है वृद्धि। एक चीज़ और ध्यान रखो, जिसमें वर्गानुपात का संबंध हो और ये कहना कि मान दोगुना हो गया, तो उसकी वृद्धि हमेशा 41.4 है। जैसे मैं बताऊं, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस भार के वर्गानुपात में बदलता है ना, तो अगर कॉपर लॉस दोगुना हुआ है, इसका मतलब धारा में 41.4% की वृद्धि हुई है। सीरीज मोटर का टॉर्क, अगर टॉर्क दोगुना हुआ है तो आर्मेचर करंट में 41.4% की वृद्धि हुई है। उष्मा I²RT जो होता है, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। यानी सबके लिए इन चीज़ों को कॉमन ध्यान में रखो बस, है ना, कि अगर मान दोगुना हुआ है तो वो वर्ग वाली वैल्यू जो है वो वास्तव में 41.4% वृद्धि हुई है। 5वें सवाल पर आ जाओ। एक कॉइल में, सॉरी हो गया 5वां, चौथा 5वां दोनों हो गए, स्टोरेज ऊर्जा दोगुनी होगी ना। छठा सवाल देखो, एक कॉइल 100 एम्पीयर की धारा लेती है, प्रथम समय में ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होती है? दोस्तों प्रथम 1 टाइम जो होता है ना, यही उसका समय अंतराल होता है, और समय अंतराल कितना था 63.2%। अपने अंतिम मान का वो 63.2% ग्रहण करेगी, तो सीधी सी बात है 63.2 एम्पीयर ही आएगा। प्रथम 1 सेकंड में वो कॉइल कितनी धारा ले लेगी 63.2 एम्पीयर ले लेगी। मान लो उसकी करंट 50 एम्पीयर होती, तो फिर 63.2/100 50 से मल्टीप्लाई करते, लगभग आपका उत्तर आता कितना 31.5 के आसपास, है ना। जो भी आता खैर आप देख लेना, इस हिसाब से 2 का भाग करके हो जाएगा। मतलब 63.2% प्रथम टाइम में वो करंट ले लेती है। अचीवमेंट वो माना जाता है, वो उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही कैपेसिटर के मामले में होता है, प्रथम 1 टाइम में लिया गया वैल्यूएशन कितना होता है ना। 7वां सवाल देखो, कॉइल का इंडक्टेंस 5 हेनरी और रेजिस्टेंस 10 ओम है, समय अंतराल की गणना करो। इंडक्टर का समय अंतराल फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर L/R था। इंडक्टेंस 5 हेनरी है, प्रतिरोध 10 ओम है, 0.5 सेकंड समय हो गया। मतलब वो ये कह रहा है कि 63.2 एम्पियर की धारा लेने में उसको 0.5 सेकंड का समय लगेगा। यानी अगर वो 1 सेकंड का टाइम ले लेता है तो वो 2 टाइम्स करंट ले लेगा। और सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 8वां और 9वां दोनों एक जैसे हैं और बिल्कुल ईजी से सवाल है आपके सामने। 4 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इनका टोटल इंडक्टेंस बताइए कितना है। देखो सीरीज में टोटल इंडक्टेंस के लिए साधारण सा फॉर्मूला है, जो रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हो वही यहीं कर देना। यानी टोटल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए L1 और L2 को जोड़ देना है। तो 4 और 6 उत्तर आएगा, तो 10 मिली हेनरी अपना ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी हेनरी है तो 10 हेनरी उत्तर हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें वो आएगा डॉट कनेक्शन वाला, विरोधी स्वभाव हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, तो वो अपन आगे करते हैं। 9वां सवाल है, ये आते हैं ऐसे सवाल पेपर में आ चुके हैं, छोटे हैं ना, सीधे सवाल भी आ चुके हैं। 9वां सवाल है कि 4 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर है, लेकिन अगर पैरेलल में जुड़े हुए होते, यानी वही वैल्यू है लेकिन समांतर में होते, तो इंडक्टेंस कितना आता। टोटल इंडक्टेंस के लिए क्या करना है, L1 × L2 बटे L1 + L2 कर दो, उत्तर आ जाएगा। या फिर 1/L1 + 1/L2 उस फॉर्मूले से भी निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। यानी 4 × 6 बटे 4 + 6 कर दो, उत्तर आ जाएगा। 24/10 करोगे तो 2.4 हेनरी आ जाएगा। ये पैरेलल का है, वो किसका था, सीरीज का था। अब देखो इसी में 10वां 11वां सवाल करवाता हूँ फटाफट से। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मान लीजिए दे रखी हो, है ना। अच्छा ना भी दे रखी हो तब भी करना है, 3-4 तरह के सवाल होते हैं। खैर फटाफट से करवाता हूँ। सबसे पहले देखो सवाल नंबर 10वां और सवाल नंबर 11वां। मान लीजिए कि वैल्यू दे रखी हो आपको वही अपने 4 मिली हेनरी मान लो और 9 मिली हेनरी मान लो, ठीक है। दोनों के बीच
ये L1 है, ये L2 है, दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन मान लीजिए आपको दे रखा है 3 मिली हेनरी का। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी के दो इंडक्टर सीरीज में संयोजित हैं। इनका म्यूचुअल इंडक्शन 3 मिली हेनरी का है। यदि दोनों परस्पर सहयोगी स्वभाव का फ्लक्स उत्पन्न करती है तो टोटल इंडक्टेंस यानी LT की गणना करो। बताओ बात समझ में आई क्या? और यही सेम चीज़ है, लेकिन दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी स्वभाव का फ्लक्स उत्पन्न करती है। श्रीमान उस समय इंडक्टेंस बताइए कितना है। आ चुके हैं पेपर में क्वेश्चन, सोच समझ कर करना। देखो फिर सबसे पहले 10वें सवाल का आंसर करवाता हूँ। LT बराबर क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। और 11वें सवाल के लिए क्या बन जाएगा, LT बराबर L1 प्लस L2 माइनस 2M। बस जिनको एक बार फॉर्मूला अच्छे से याद है वो तो कर पाएंगे। देखो L1 कितना दिया 4, L2 कितना दिया 9, 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्शन कितना दिया 3, 9 4 13 और 2 3 6 करेंगे तो 19 मिली हेनरी उत्तर हो जाएगा। कब? जब सहयोगी फ्लक्स था तब। बताओ बात समझ में आई क्या? सेकंड सवाल, L1 प्लस L2 4 प्लस 9 लेकिन माइनस 2M यानी 6 मिली हेनरी करेंगे। 13 में से 6 माइनस करेंगे, उत्तर आएगा 5 मिली हेनरी। ये है दोनों का उत्तर। बताओ बात समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें एक और सवाल आता है, ठीक है ना। सवाल क्या आता है? सवाल यही आता है जैसे 10वें के जैसा ही आ गया। मान लीजिए कि यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन ना दिखा करके आपको कपलिंग कोफिशिएंट का मान दे दिया होता 0.5 और अब बोल दिया कि सहयोगी फ्लक्स से बताओ टोटल इंडक्टेंस। देखो हमें फॉर्मूले के अनुसार म्यूचुअल इंडक्शन ही चाहिए, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन नहीं दिया हो तो निकालेंगे। और म्यूचुअल इंडक्शन का क्या फॉर्मूला है? तो देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल करवाया था K इंटू √L1 इंटू L2। ये देखो ये रहा L1 L2 और ये रहा K। तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो फिर इनका मान निकालो। ध्यान रखना कपलिंग कोफिशिएंट का डायरेक्ट कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था अपना 11 सवाल। चलो दोस्तों बात करते हैं समांतर वाले सर्किट के बारे में, यानी जैसे श्रेणी क्रम में था वैसा समांतर में भी हो सकता है। क्या फॉर्मूला है कि 4 हेनरी और 10 हेनरी के दो इंडक्टर समांतर में संयोजित है। वो परस्पर एक दूसरे के सहयोगी स्वभाव का फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। यदि उनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन 2 हेनरी का हो तो बताइए टोटल इंडक्टेंस कितना है। इसी तरह से दूसरा सवाल होगा हमारा कि डेटा सेम है, समांतर में जुड़ा हुआ है, लेकिन सहयोगी की जगह विरोधी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, उस समय क्या कैलकुलेशन आएगी। तो पहले अपन सहयोगी स्वभाव का देखते हैं। और LT बराबर क्या फॉर्मूला था, L1 इंटू L2 माइनस M²। इतनी दूर का फॉर्मूला तो सेम है, बस नीचे वाले फॉर्मूले में चेंजेज आएगा। L1 प्लस L2 माइनस 2M करना है। ध्यान से देखना, जब सहयोगी स्वभाव का है तो माइनस 2M करना है, विरोधी स्वभाव का है तो प्लस 2M करना है। बाकी फॉर्मूले में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जरा L1 इंटू L2 4 इंटू 10 40 हो गया। मैं सीधा मान रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस M², 2 हेनरी है, इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, है ना, बटे L1 प्लस L2 10 और 4 14 माइनस 2M करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4, 14 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 10, यानी 36/10 करना है। आंसर आएगा 3.6 हेनरी। बताओ बात समझ में आया क्या? कब की बात है ये? जब सहयोगी स्वभाव का हो। जैसे ही अगला सवाल आ गया कि विरोधी स्वभाव का है तो फॉर्मूले में यहाँ चेंजेज आएगा, बस और कुछ नहीं। L1 प्लस L2 4 और 10 14 हो गए, प्लस 2M उसमें 4 और जोड़ दो, ये 10 की जगह कितना हो गए 18, यानी 36 में 18 का भाग देंगे। इस बार उत्तर कितना आ जाएगा 3 हेनरी। बताओ सॉरी 2 है ना, 18 दूने 36 होते हैं, 2 हेनरी उत्तर हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या? दोनों छोटे से सवाल है। देखो अगर फॉर्मूला याद है तो पेपर में बहुत कुछ कर पाओगे। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कैसे? बार बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से याद होगा, रट्टे मारने से याद नहीं होगा। आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। 1/पाई हेनरी चौक का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल ये पूछना चाह रहा है कि इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, XL का मान पूछे। और ये बहुत बार हो चुका है, पेपरों में काफ़ी बार सवाल आ चुका है। XL बराबर 2πfl आ सकता है, इस फॉर्मूले से कहीं भी सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो XL का मान कितना आएगा, 2 इंटू पाई की जगह पाई रखो, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस कितना है
1/पाई। देखो भाई पाई से पाई कट जाएगा और कितना आएगा 50 दूनी 100, है ना। 100 ओम उत्तर हो गया। कहीं कोई समस्या आई? नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। अब मान लो इसी सवाल में 15वां सवाल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझते जाना। सवाल क्या है? सवाल है कि 250 वोल्ट से संयोजित होने पर धारा बताइए कितनी है। चीज़ वही पूछ ली सेम। दोबारा सुन लो पूरा क्वेश्चन। 1/पाई हेनरी चौक का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित होने पर धारा की गणना कीजिए। देखो तब भी आपको एक्सेल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे समय में क्या होगा, IL बराबर V/XL का फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज 250 वोल्ट है, एक्सेल आपने ज्ञात किया तो 100 ओम आया। कैलकुलेशन करने से करंट कितनी आई? 2.5 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? कहीं कोई समस्या आई? नहीं आई। अब मान लीजिए इसी में सवाल होता, 16वां सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ कि रिएक्टिव पावर की गणना कीजिए, प्रतिघाती शक्ति बताइए इस समय कितनी आ रही है। तो यहाँ इस समय प्रतिघाती शक्ति के लिए आपका फॉर्मूला रहेगा IL² इंटू XL। IR² होता है ना, I²R होता है ना, P बराबर रेजिस्टिव सर्किट में। तो यहाँ भी I² ही होगा, लेकिन R की जगह XL हो जाएगा और I जो है वो इंडक्टर वाली होगी। देखो करंट कितनी है? 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू XL कितना आया था? 100। बात समझ में आई क्या? कैलकुलेशन करोगे उत्तर आएगा 625 VAR। क्या आएगा? 625 VAR। रिएक्टिव पावर है ना, वार इकाई होती है। वास्तविक शक्ति तो 0 ही माननी है, क्योंकि आपको कहीं भी रेजिस्टेंस दिया नहीं है, इसलिए वास्तविक शक्ति होगी नहीं। बस कुल मिलाकर के इंडक्टेंस से संबंधित इतने ही सवाल थे। और आपके पास जितने भी सवाल है सोल्व करने की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तभी सवाल होंगे, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और अपन ने लगभग 16 एग्जाम्पल किए, तो लगभग पूरे अपन ने कवर करवा दिए हैं।